अब मैं इनवाइट करूंगा सेलपुर रीडेवलपमेंट पे अभिषेक कोसालकर जी को, जो मुंबई बैंक से डायरेक्टर हैं, साथ ही उपनगर हाउसिंग फेडरेशन है और काफी इस समय काफी अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। हाउसिंग चेयरमैन, हाउसिंग गुरु सेक्रेटरी हैं रमेश प्रभु जी उपनगर हाउसिंग फेडरेशन के, और हमारे अभिषेक कोसालकर जी चेयरमैन है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि जो फंड बड़ा महत्वपूर्ण होता है, फंड पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है सेलपुर रीडेवलपमेंट, वो मुंबई बैंक से रिलीज होता है जी। रीडेवलपमेंट बाजार, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, मुंबई डिस्ट्रिक्ट सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन, इनके माध्यम से आज यहाँ पे रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो सेमिनार हो रहा है, मेरे पहले यहाँ पे आए उपस्थित हमारे गोपाल भाई शेट्टी, जो हमारे खासदार हैं, जिस क्षेत्र से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, क्षेत्र के उत्तर मुंबई के खासदार, उन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन आपको किया। मैं उनको हर बार विजन देखता हूँ उनका, तो गार्डन उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में डेवलप किए, और उसको गार्डन किंग के नाम से मैं कभी भी मिलता हूँ तो गार्डन किंग आए, ऐसा मैं उनको कहता हूँ। दूसरे यहाँ पे वक्ता उपस्थित है जो हमारे मेंटोर है और आगे भी रहेंगे, हमारे तरुण भाई मेहता, उनको मैं स्कूल किंग कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर स्कूल किधर डेवलप हुए रहेंगे और स्कूल के प्रपोजल किधर आते हैं तो हमारे तरुण भाई के पास आते हैं। दूसरे बीडीए के यहाँ पे विक्रम मेहता जी यहाँ पे उपस्थित है, वो तो बिल्डर ही है, उनके बारे में, वो तो चेयरमैन भी है बीडीए के, मतलब पूरा बिल्डर एसोसिएशन और बिल्डर लॉबी उनको पूछ के कुछ काम नहीं करता, तो वो बिल्डर के किंग हो गए। और ये कार्यक्रम जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए इनिशिएटिव लिया, उनको मैं बोलूँगा, एक कार्यक्रम में गया था तो उनका तारीफ एक जन ने किया, वो ऐसा किया कि क्रिकेट में तो सचिन तेंदुलकर को हम लोग भगवान मानते हैं और हाउसिंग सोसाइटी में हम रमेश प्रभु जी को भगवान मानते हैं। प्रभु है और नाम में भी प्रभु है। तो ये कार्यक्रम में जब भी मैं सुबह आया तो टीवी पे देख रहा था कि ऑरेंज अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट का फटका अपने बैठने वाला है, तो ऑरेंज अलर्ट का थोड़ा फटका बैठा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पे उपस्थित है उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरा लास्ट में हुआ जब भी आपका इंट्रोडक्शन हुआ। सर ने क्या बोला, 50,000 रुपए का नाश्ता, क्या भाड़ा, 50,000 टोटल खर्चा किया। मैं बोला ये आदमी किधर था इतना दिन मेरे आज मिले, अभी छोड़ूंगा नहीं, मेरे भी 1000 कार्यक्रम रहते हैं, ऐसे आदमी 4-5 मिल गए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अच्छा है कि आप आए, आपसे पहचान हुई। गोपाल भाई ने बहुत कुछ कहा, इतना एफएस है, उतना एफएस है, हम अदानी को दे देंगे, हम इनको दे देंगे, ठीक है, लेकिन जो आप सहन कर रहे हैं, सोसाइटी वाले जो सहन कर रहे हो तो कर ही रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हो, रीडेवलपमेंट के नाम पे हो, सरकार के नाम पे हो या किसी के भी नाम पे, लेकिन जो मुंबई शहर में दिक्कतें हैं वो आज सब लोग, मतलब हर एक इंसान मेरे साथ, अभी मैं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं भी एक्स काउंसिलर रह चुका हूँ दहीसर में, और मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन का आज सबर्बन फेडरेशन का चेयरमैन करके काम कर रहा हूँ, और मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बैंक है वहाँ पे मैं चुन के आता हूँ। देर आर अराउंड 15,000 हाउसिंग सोसाइटी हु आर अ शेयर होल्डर ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और वो मुझे चुन के देते हैं, तभी मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक में एज ए डायरेक्टर करके काम करता हूँ। आपको पता होगा, नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके सभी के भी अकाउंट मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होंगे, और गवर्नमेंट ने अभी एक सर्कुलर निकाला है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आपके अकाउंट कंपलसरी अभी कर दिया है, नहीं तो पहले नहीं था, पहले निकाल दिया था, लेकिन अभी कंपलसरी किया है।
और आज अगर हम हमारे बैंक की इकोनॉमिकल कंडीशन देखेंगे तभी 5,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट आज हाउसिंग सोसाइटी के मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास है। ये पूरी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है। आज सोशल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये महाराष्ट्र में ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का शुरुआत हुई। और कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है, जैसे गोपाल भाई ने भी कहा कि स्लम एरिया का आदमी आपको दूध देके जाता है, लेकिन पहले दूध कहाँ बनता है या कहाँ से वो दूध प्रोडक्शन आता है, उसमें भी मिल्क फैक्ट्री या मिल्क डेयरी वहां पे अवेलेबल है, जैसे शुगर फैक्ट्रीज अवेलेबल है। ये सभी कोऑपरेटिव मूवमेंट है। जो खेती करता है, जो फार्मर है, ये सभी कोऑपरेटिव मूवमेंट है। और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे लेके आने का काम जब भी हमारे देश के नेता करते हैं या कोऑपरेटिव एक्ट हमें जो भी हेल्प करता है, वो अगर उसके बाद ये पूरा आज हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। जो सोसाइटी में आप रह रहे हाउसिंग सोसाइटी, वो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मतलब सुबह का दूध और रात का सोना, ये पूरा दिन आपका कोऑपरेटिव के सिवा कुछ काम होता नहीं। अभी रही बात ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बैंक है। जैसे मुंबई डिस्ट्रिक्ट में बैंक है, ठाणा डिस्ट्रिक्ट में बैंक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में बैंक है। वैसे महाराष्ट्र में जितने डिस्ट्रिक्ट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट में वहां पे बैंक खुली। और इसकी जो मेन बैंक है वो राज्य सहकारी बैंक। जो राज्य सहकारी बैंक है वो ये सभी बैंकों की पालक बैंक है। और वो बैंक का जब भी कोई चेयरमैन बनता है, अभी तो इतिहास ऐसा था तरुण भाई, जो वो बैंक का चेयरमैन बनता था वो महाराष्ट्र का सीएम बनता था, और ये इतिहास रह चुका है। तो इस तरह की वो बैंक का मूवमेंट है, क्योंकि वहां पे एक इंडिविजुअल आदमी नहीं। तो आप अगर हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो तो हाउसिंग सोसाइटी में 200 मेंबर है, तो 200 मेंबर वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं या वो बैंक से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर के एक्टिविटीज है, वो सभी एक्टिविटीज वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसके साथ वो कोलैबोरेशन उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। अभी रहा मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ये सेल्फ रीडेवलपमेंट क्यों दे रही है, क्या उसका मतलब है? आज उन बिल्डर लोगों का धंधा बंद करने के लिए क्यों आई है? ऐसे भी क्वेश्चन उठते हैं। मैंने तो इतना तक सुना था बीच में, तो हमारा मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक लोन देना भी बंद कर दिया। आरबीआई ने सर्कुलर निकाला कि ये रियल एस्टेट फाइनेंस है, ये रियल एस्टेट फाइनेंस के ऊपर दे सकते हैं, और रियल एस्टेट फाइनेंस करना ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को अलाउड ही नहीं है। हम लोग ने तभी 2 सोसाइटी को हमारा पैसा डिसबर्समेंट कर दिया था, उनका बिल्डिंग डिमोलिशन हुआ था, काम चालू हुआ था, सीसी आ गया था, फिर भी हम लोग ने डेयरिंग करके वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करने उनको पैसा फाइनेंस किया। उसके बाद आरबीआई ने हमको अलाउ नहीं किया। आरबीआई के साथ हमारे जितने बैंक के चेयरमैन हैं, तभी की सरकार थी, ये सभी ने जाके फाइट किया। और आरबीआई ने अभी 1 साल पहले ऐसा सर्कुलर निकाला कि एनबीएफसी कैन फाइनेंस फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो एनबीएफसी तो कोई आगे आया नहीं। 1 साल के बाद उनको समझा कि बाबा एनबीएफसी भी आगे आने को तैयार नहीं है, तो अभी क्या करे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, खास करके मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक, ये मेहनत कर रही है, बोल रही है कि हम लोन देने के लिए, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए लोन देने के लिए तैयार है, तो हम लोग उनको परमिशन देते हैं। और आरबीआई ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये परमिशन दी हुई है। मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में, थाना में ये आपका घर है तो आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। अभी ये क्यों दे रही है? एक्चुअली मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक की जो स्थापना है उसके पास से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट में, मैं जब भी कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करता हूं तभी कोऑपरेटिव मूवमेंट में खास करके आप सुनते रहेंगे टीवी पे कि ये फार्मर को इतना कर्जा माफ कर दिया, ये फार्मर को प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा उनको दिया, या फार्मर के बारे में ही ज्यादा पॉलिटिशियन बात करते हैं, या टीवी में भी न्यूज चलती रहती है, कभी बारिश नहीं गिरा, कभी कुछ बहुत जोर से तकलीफ हुई, तो वो सब करते वक्त हम लोग फार्मर ही पहला दिखता है। तो ये फार्मर के पास पैसा कैसे जाता है, ये तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा
कि सरकार डिक्लेयर करती है कि 5,000 करोड़ का हम लोग ने मदद किया, 10,000 करोड़ फार्मर को मदद किया, लेकिन अब सरकार थोड़ी खुद जाती है और उनको पैसा देती है। तो वो मेथड ये है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो सरकार पैसा जमा करती है वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जमा करती है, जहाँ पे फार्मर लोन लेता है, जहाँ के फार्मर अपने खेती के लिए, अपने फार्मिंग के लिए या फार्मिंग के जो भी अलग अलग बिजनेस है वो बिजनेस के लिए जब भी लोन देता है और उसके फार्मिंग के ऊपर जो नुकसान होता है, तभी नुकसान होने के बाद वो लोन रिपेमेंट नहीं कर सकता, तो वो लोन रिपेमेंट कौन करता है? तो सरकार करती है। तो ये जब भी सरकार जब भी रिपेमेंट करती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ही वो पैसा दे सकती है, बाकी कोई भी बैंक में वो पैसा नहीं दे सकती। यहाँ पे नेशनलाइज बैंक है, अलग अलग नागरिक बैंक है, सब बैंक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को ही वो राइट्स है। और मुंबई में अगर आप देखें तो मुंबई में फार्मिंग तो है ही नहीं, तो मुंबई में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की जरूरत क्या है? ये जब भी क्वेश्चन सामने आया तभी यहाँ पे सबसे दो ही बड़ा बिजनेस था या सबसे दो ही बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर थे जो एक्टिव थे। एक तो फिशरमैन की संस्था, मच्छीमार संस्था उसको बोलते थे, मच्छीमार कोऑपरेटिव संस्था, जो फिशरमैन जो पुराने जो मुंबई के रहवासी जो आज भी वो बिजनेस करते हैं, आज भी उनके अकाउंट मुंबई डिस्ट्रिक्ट में है। और हाउसिंग सेक्टर, ये दो सेक्टर के वजह से ही ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की वहाँ पे स्थापना हुई। और मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में फिर अलग अलग कैटेगरीज है, महिला संस्था की कैटेगरी है, औद्योगिक संस्था की कैटेगरी है, लेबर संस्था की कैटेगरी है, अलग अलग जितने भी कोऑपरेटिव संस्था है उनकी सब कैटेगरी है। वो कैटेगरी से हम लोग 21 डायरेक्टर वहाँ पे चुन के आते हैं, जैसे मैं हाउसिंग सोसाइटी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस तरह का ये पूरा हमारा पूरा स्ट्रक्चर है और ये नेटवर्क के हिसाब से हम काम करते हैं। अभी रहा सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। सेल्फ रीडेवलपमेंट मेरे ख्याल से पहले तो 2019 में एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला था। उस सर्कुलर में 13 सितंबर 2019 को ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला था। ये सर्कुलर में इतना अच्छा गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है कि एक खिड़की योजना, 1 विंडो सिस्टम हम लोग लाएंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा FSI हम लोग आपको देंगे, उसके बाद में पुनर्विकास जो रास्ता का 9 मीटर का जो विड्थ है उसमें भी आपको 4 का FSI ऐसा बेनिफिट करके देंगे। TDR में हम लोग आपको 50% यहाँ पे छूट देंगे, मतलब अगर आप सेल्फ रिडेवलपमेंट जाते हो तो 50% आपको ये देंगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये गवर्नमेंट का GR बोलता है। टैक्सेशन में आपको है, उसके बाद में पूरा ये तुम्हारा स्वयं विकास में अगर आप जाते हो तो मुद्रांक शुल्क जो हम लोग भरते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, उसमें भी आपको बेनिफिट देंगे। ये सब 19 में निकाला गवर्नमेंट ने, लेकिन इसका आज तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। अभी ऐसा है कि वापस फिर से गवर्नमेंट अभी वापस नया रूल निकाल रहा है सेल्फ डेवलपमेंट का बारे में। अभी घोषणा की है कि बैंक अगर 12.50% अगर आपको लोन देता है तो 4% ये गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगा, गवर्नमेंट भरेगा। ये ऐसा स्कीम ये लोग ने निकाला है। हाँ, नेट 8.5% में गिरेगा, लेकिन ये तो बातें हैं, ये जब तक इम्प्लीमेंट होता नहीं तभी तक तो मैं विश्वास रखने वाला नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्रमोट करता हूँ कि सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए आज ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सभी बिल्डर खराब है या सभी बिल्डर चोर है, बराबर है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे भी बिल्डर मैंने देखे जो प्रोजेक्ट अटक गए हैं, जो प्रोजेक्ट में आज लॉस हो रहा है, एक बिल्डर भाग के चला गया है, लेकिन दूसरा बिल्डर आके वो लोगों के लिए खड़ा होता है, मेंबर्स के लिए खड़ा होता है और नो प्रॉफिट नो लॉस में वो बिल्डिंग ही बना के देते। ऐसे भी बिल्डर आज मुंबई शहर में है। वो इंसानियत आज भी मुंबई में है, इसलिए हम सब लोग आज आप जैसे लोगों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी सेल्फ रिडेवलपमेंट का जो मेन मोटो है वो हमारा ये है कि जो लैंड है वो लैंड रहती है सोसाइटी की। आज जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं, जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं, DA करते हो, तो आप बिल्डर के साथ करते हो। यहाँ पे आपकी खुद की लैंड है। आज ये लैंड को डेवलप करने के लिए आपको किसी के पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। बैंक इज रेडी टू गिव यू द फाइनेंस।
अभी बैंक, हमारा बैंक जो है वो 500 करोड़ तक पर ईयर, हम लोग ने एक मॉडल बना के रखा है कि 500 करोड़ का स्ट्रक्चर हम लोग ने किया है कि जहां पे हम सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए फाइनेंस कर सके। अगर वो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का है, या एक ही प्रोजेक्ट हमको आया 500 करोड़ का, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस हम लोग आज बैंक के माध्यम से वहां पे दे रहे हैं। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपके पास कन्वेंस रहना चाहिए। रीडेवलपमेंट में जाओ तो भी कन्वेंस है, सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाओ तो भी कन्वेंस है। दूसरा मेन क्राइटेरिया यहाँ पे है कि जैसे गवर्नमेंट कहती है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जाने के लिए आपको 51% आज मेंबर्स लोगों का कंसर्न लगता है, उसी तरह मुंबई बैंक में पास आप जब भी अप्रोच होते हो तो 75% लोगों का कंसर्न लगता है। अभी ये टेक्निकल मुद्दा है कि 75, गवर्नमेंट तो बोलती है 51, तो आप क्यों बोलते? हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको पैसा देते हैं, जब भी कुछ इतना इन्वेस्टमेंट करती है, आपके ऊपर ट्रस्ट रख के आपका डेवलपमेंट होगा करके हम आपको प्रमोट करते, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जब भी पैसा देते उसका रिकवरी भी एक फैक्टर होता है। तो जो 25% लोग, ठीक है, हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए हमारे पास एडवोकेट्स है जो हमारे पैनल पे है, और उसको आप हायर कर सकते हो, उनके थ्रू उनको गाइड कर सकते हो, या हमारी बैंक में हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड है वो 25 लोग जो भी उसको अपोज कर रहे हैं उनको हम बुलाते हैं, उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, उनको गाइडेंस देने का काम करते हैं, उनके कुछ क्वेरी है तो उनको आंसर करते हैं। ऐसे भी हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में मेहनत करने का काम कर रहे हैं। अभी ये प्रिविलेज हम आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप, मैंने जैसे कहा कि 5,000 करोड़ रुपए आपका बैंक में पड़ा है। आज बैंक, हर एक हमारा लेबर संस्था है या महिला संस्था है, जो भी अगर उनको कुछ काम करना है तो वो लोन के लिए एप्लीकेशन करते, हम लोग लोन दे देते, पर लेकिन सोसाइटी हमारे पास कभी अप्रोच होती ही नहीं। सोसाइटी का अप्रोच होना तो बिल्डर को अप्रोच होगी, या कुछ रिपेयरिंग का काम रहेगा तो इंटरनल बिल्डिंग रिपेयर फंड निकाल के वो लोग काम करेंगे। तो बैंक के पास इतना पैसा होने के बाद आपको प्रिविलेज क्या है? तो हम लोग, मैंने तो स्टडी किया था उसमें, पहले तो हम लोग ने ये किया था कि रिपेयर के लिए लोन देंगे, अगर आपका कोई टैक्सेशन बाकी है, पानी का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है या कोई भी, उसके लिए हम लोग लोन देंगे, लिफ्ट के लिए लोन देंगे, सीसीटीवी के लिए लोन देंगे, ये सब किए। लेकिन इसमें भी सोसाइटी को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ओनली है तो हमारा बिल्डिंग अगर रीडेवलप होता है तो उसके लिए तो हम लोग ने ये स्कीम लाया। और आज सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम पूरे मुंबई में अगर आप देखें तो 10 सोसाइटी को हम लोग ने आज तक यहाँ पे सेल्फ रीडेवलपमेंट करके हम लोग ने सक्सेसफुल स्टोरीज हम लोग हैं। यहाँ पे सप्तर्षि अपार्टमेंट बोरोली ईस्ट 2017 में उसके पास ओसी उन्होंने लाया था, क्योंकि ओसी भी नहीं था उनके पास जब भी सेल्फ रीडेवलपमेंट गए 30% एक्स्ट्रा एरिया उनको मिला और 3 लाख रुपया हर एक मेंबर्स को वहां पे मिला है। यह है सप्तर्षि अपार्टमेंट, अजीत कुमार कोऑपरेटिव गोरेगांव। इसमें वो लोग विकासक मतलब बिल्डर को देना चाहते थे, बिल्डर ने उसको जीरो कुछ बेनिफिट देने को, एक्स्ट्रा एरिया देने के लिए ना बोला, कॉर्पस देने के लिए ना बोला। सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जब भी गए वो 30% एक्स्ट्रा मिला है, 3 लाख रुपए उधर भी मिला। 2021 में ये प्रोजेक्ट वहां पे कंप्लीट हुआ है। दूसरा है सुमा सैम हाउसिंग सोसाइटी, आपको मालूम रहेगा आईसी कॉलोनी में, जहाँ पे मैं एज ए कॉर्पोरेटर करके काम करता हूँ। वहां पे डेवलपर आया था, 22% दे रहा था और 0 कारपेट दे रहा था। हम लोग ने 41% उसको वहां पे एक्स्ट्रा एरिया दिया और 5 लाख रुपया हम लोग ने दिया है। वैसे ही स्टोरी है सेम सैम जया कुंज सोसाइटी की, उसमें भी इतना ही परसेंट। चित्रा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चेंबूर, वहां पे डेवलपर आया था 55% और 7 लाख रुपया दे रहा था। यहाँ पे 155% एक्स्ट्रा एरिया मिला उसको और 20 लाख रुपया पर टेनेंट मिला वहां पे। दूसरा है शांता प्रभा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गोरेगांव, वहां की भी सक्सेस स्टोरी ऐसी है, 25% है, 53% मिला है। उसके बाद नवगर मुलुंड में भी ऐसा ही है। तो ये ऐसे 10 सोसाइटी है, चारकोप में भी है और विले पार्ले में भी है। विले पार्ले तो नंदादीप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विले पार्ला में है, उसका डेवलपर ने 30% बोला था एक्स्ट्रा एरिया, 15 लाख रुपया
और वो लोग ने खुद ने मेंबर्स ने ही अपना एरिया खरीदा है, बाहर का एक भी मेंबर्स ने वहाँ पे उन लोग ने अलाउ ही नहीं किया, जरूरत भी नहीं पड़ा। इंटरनल उन लोग ने हमारे से खाली सीसी और प्रीमियम भरने के लिए जितना लोन लिया, उसके बाद में सेल्फ फाइनेंस मेंबर ने एक्स्ट्रा एरिया लिया। और आपको पता है ये शॉकिंग होगा, 251.56 इतना एक्स्ट्रा एरिया उनको पर मेंबर को मिला है। हाँ, और 37 लाख रुपीस पर मेंबर को कॉर्पस फंड मिला है। तो ये सब सक्सेस स्टोरी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। अब ये हमारा लोन स्ट्रक्चर जो है, वो लोन स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको बेसिक कन्वेंस चाहिए, बेसिक आपको 75% आपका कंसेंट चाहिए। उसके बाद में आप जो डीए एग्रीमेंट डेवलपर के साथ करते हो और उसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है, डीएम, तो उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली लोन का 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपका लोन प्रपोजल बैंक में जाता है और आपका पूरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा वहाँ पे बचता है। और आपका लैंड खाली वहाँ पे मॉर्गेज होता है मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक के 12.50% इंटरेस्ट रेट में हम लोग वहाँ पे आपको लोन देते हैं। 50 करोड़ से ऊपर अगर आपका प्रपोजल होगा तो 50 करोड़ के ऊपर 5 साल का मॉनिटरिंग पीरियड है। हम एक भी इंटरेस्ट का पैसा 5 साल आपके पास से नहीं लेते। और 50 करोड़ के नीचे वाला प्रोजेक्ट है तो हम लोग का मॉनिटरिंग पीरियड है 3 साल। 3 साल तक आपको कोई भी लोन का पैसा रीपेमेंट करना नहीं है, कोई भी पैसा रीपेमेंट करना नहीं है। इतनी अच्छी स्कीम है ये, आपके बेनिफिट की स्कीम है। खाली आप लोगों के बीच में यूनिटी चाहिए, मेंबर्स में यूनिटी हो। और मैंने देखा है कि छोटी छोटी सोसाइटी रहती है ना, 20, 25, 50, ये जो है वो 50 के अंदर की वो सोसाइटी तुरंत मान जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े 200-300 सोसाइटी है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट तैयार हो जाता है कि भाई मेरे चेयरमैन को क्या मिलने वाला है, सेक्रेटरी को क्या मिलने वाला है, मेरे को कितना एक्स्ट्रा एरिया मिलने वाला है। ये अगर आपका मोटिव है कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले हर एक मेंबर को उसका बेनिफिट होना चाहिए, सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए, ये अगर विजन से आप आगे जाते हो तो 100% सेल्फ डेवलपमेंट में आपको वहां पे सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये इंडिविजुअल, अगर आप बाद में ये समझो आप फ्लैट, आपके एक्स्ट्रा फ्लैट बने, वो एक्स्ट्रा फ्लैट आप लोग बेचेंगे तो आपका नए मेंबर आएंगे, वो नए मेंबर का जो एग्रीमेंट होगा वो जैसे सेलेबल एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन जुना मेंबर जो एक्स्ट्रा एरिया खरीदना चाहता है वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी डायरेक्ट काम हो जाता है। मतलब आपको उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरत नहीं है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको, और ऐसे 3 सोसाइटी है जिन्होंने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इस तरह का टैक्सेशन बेनिफिट भी है। खाली जीएसटी जो है और इनकम टैक्स जो भी है वो इम्प्लीमेंट, वो तो है ही, उसके लिए तो कोई ये नहीं है, उसमें कुछ छूट देने वाले नहीं है, ना कौन सी गवर्नमेंट हो वो भी कुछ बोलने वाली नहीं है। वो तो पैसा लेंगे आपको फैसिलिटी देने के लिए, तो वो बात हो गया। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि हम लोग प्रीमियम पे के ऊपर भी, आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हो तो प्रीमियम के भी ऊपर हम लोग आपको पैसा कम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा, डिस्काउंट देंगे, जो भी है। लेकिन वो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक नहीं। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि आगे चल के अगर किसी के पास कन्वेंस नहीं होगा तो 1 महीने के अंदर, अगर आपने सब सोसाइटी मेंबर्स ने वहां पे लिख के दिया कि वी आर गोइंग फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट और आपका कन्वेंस का डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रार के पास वहां पे भेजा, तो 1 महीने के अंदर आपको वहां पे कन्वेंस देना जरूरी है। ये जीआर गवर्नमेंट ने निकाला है और इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू है। मेरे ख्याल से इसमें 100% गवर्नमेंट अपने को हेल्प करेगी। जिसके पास कन्वेंस नहीं है वो 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर आपको वहां पे कन्वेंस मिलने वाला है। तो प्रोसेस एकदम सीधी है। मेरे ख्याल से इसमें कोई बैंक का कोई ऐसा रोल नहीं है। बैंक के पास जितने भी पीएमसी है वो पैनलाइज है, आर्किटेक्ट पैनलाइज है, आपके पास एडवोकेट पैनलाइज है। अगर आप मार्केट में जाते, कॉन्ट्रैक्टर पैनलाइज है। अगर आप मार्केट में जाते हो और आप कोई कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करते हो और आपको कॉन्ट्रैक्टर ने पर स्क्वायर फीट का 4,000 रुपए का रेट दिया, उसका हम लोग, हमारा पीएमसी, आपका पीएमसी और हमारा पीएमसी, उसमें कुछ डिफरेंस है। वो एरिया में क्या रेट चालू है, वो एरिया में कितना रेट आना चाहिए, वो भी डिसाइड कर बैंक करती है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपको बोला कि आप आपका कॉन्ट्रैक्टर नक्की करो, आपका कॉन्ट्रैक्टर ने 5,000 का रेट दिया और हमारा हमारा पीएमसी बोलता है वो एरिया में 4,000 का ही रेट है, आप 5,000 नहीं कर सकते। वो भी गाइडेंस सोसाइटी को देने का, कंट्रोल देने क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा बैंक का लगा है और बैंक को रीपेमेंट कहां से आने वाला है वो बैंक पहला देखिए। आपके पास पीएमसी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, आर्किटेक्ट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, एडवोकेट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो भी हम लोग वहां पे आपको गाइड करेंगे कि ये आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं या आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहिए, आपने इतना ही पैसा वहां पे देना चाहिए। आपको स्लैब वाइज हम लोग पेमेंट दे रहे हैं। आप अगर आईओडी के लिए, हाँ इसमें एक मेन क्राइटेरिया ये है कि सोसाइटी को आईओडी लेके आना है। आईओडी लेके आने के बाद ही मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपको वहां पे फाइनेंस करने वाली है। फर्स्ट आपको आईओडी लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि आईओडी के लिए आपको 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट खर्चा आता है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपको लोन देती है 95% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और जो 5% का है वो आपका सिंकिंग फंड है या इंडिविजुअल फंड आप जमा करो। आप आर्किटेक्ट अपॉइंट करने वाले, पीएमसी अपॉइंट करने वाले, वो पीएमसी और हमारा पीएमसी वो उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बराबर दिया है नहीं दिया है उसके ऊपर भी हम लोग कंट्रोल रखेंगे और आपको डे टू डे गाइड करेंगे। हमारा खुद का आरसीसी कंसल्टेंट है जो आपके साइड पे जाके काम बराबर चालू है नहीं चालू है, आरसीसी का काम बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग करने का काम ये बैंक के माध्यम से वहां पे होने वाला। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि जैसे गोपाल भाई ने एक चीज कहा कि अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी नए नए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऐसे आ रहे कि हम लोग, जैसे ये है इन्होंने अभी बोला कि बाजार वाले हैं रीडेवलपमेंट, बाजार वाले सेल्फ रीडेवलपमेंट भी करके देंगे स्टार्ट टू एंड, मतलब लोन की प्रोसीजर से लेके आपका बिल्डिंग बनाने तक, आपका रीसेल करने तक, ऐसे भी लोग मार्केट में हैं। देखो हाँ नहीं ये करके देंगे अच्छा ही है, लेकिन कैसा है कि आप भी खुद कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इनको तो इनका बिजनेस करना है, बैंक को बैंक का बिजनेस करना है, बिल्डर को बिल्डर का बिजनेस करना है, आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट का बिजनेस करना है। लेकिन हमारे पास यही तकलीफ होती है कि एक तो टाइम की वैल्यू, टाइम अपने पास नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट कचेरी में जाना, डीडीआर के पास जाना, पुलिस के पास जाना या बीएमसी के पास जाना, हमको जाने के कंटाला आता है, या सीनियर सिटीजन है हम जा नहीं सकते, या पूरी कमेटी मेंबर ही सीनियर सिटीजन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है, हम लोग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर के पास। देखो कोई भी चीज मेहनत से मिलती है ना उसमें ही मजा आती है। आप अगर आपने आपके उम्र में भी आपने मेहनत करके आप आज यहाँ तक पहुंचे, जब भी आपने मेहनत की तभी आप आपके बच्चों को अच्छा देख रहे, फैमिली को अच्छा देख रहे। उसी तरह ये भी हाउसिंग सोसाइटी भी आपका एक परिवार है। वो परिवार को अच्छा बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, या भविष्य में एक्स्ट्रा एरिया में जाके रहने के लिए आपको उसको अपना फैमिली मेंबर समझ के अगर आपने काम किया तो ये हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो सकते हैं विद इन द टाइम पीरियड। और फाइनेंस की मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक के पास कोई कमी नहीं है, आपको फाइनेंस मिलते रहेगा, कहाँ भी फाइनेंस स्टॉप नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डर के पास फाइनेंस नहीं रहता इसलिए प्रोजेक्ट रुक जाता है, यहाँ पे ये चीज होने वाली नहीं। तो इतना क्लियर कट स्ट्रक्चर है और इसका बेनिफिट आप जरूर ले, ऐसी मेरी यहाँ पे भावना है। क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देना चाहती है अगर वो हम लोग नहीं ले पाएंगे, मैं देखता हूँ रूरल एरिया के लोग जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी थी पहले जाके पहुँचते, लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं है, हमारे चलो ना फैसिलिटी है ना, वो हमारे लिए नहीं रहेगी, वो दूसरे के लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। मुंबई में भी आप हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से हर एक फैसिलिटी गवर्नमेंट देना चाहती है, उसका बेनिफिट लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो ये जो बेनिफिट है वो आप लेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा यहाँ पे व्यक्त करता हूँ प्रभु साहब का और सभी मान्यवरों का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मेरा लगता है तो आप नंबर नोट कर लो अगर कुछ आगे डाउट है, क्योंकि मैं भी जाना चाहता हूँ दूसरा कार्यक्रम के हिसाब से। हाँ सवाल, हाँ लेंगे, हाँ मैं एक नंबर मेरा खाली नोट कर लो 9769 करें सभी, हाँ 9769 539 111 539 111। कोई भी डाउट हो तो आप हो सकते। और बैंक एक फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे अगर सोसाइटी के अंदर आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट की जानकारी के लिए बैंक का स्टाफ चाहिए तो बैंक का स्टाफ भी
वो खुद आके आपको सोसाइटी के अंदर आपको गाइड कर सकता है, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकता है। थैंक यू।